अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और गुस्से में भी होंगे। हम पे गुस्सा होंगे क्योंकि हमने किस पोस्ट नहीं की, कहने के बावजूद भी। हम क्या करते हैं, हमारे मोबाइल में थोड़ा सा ना इशू है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। हमने न्यू मोबाइल लेना है तो फिर हम देखते हैं, फिर हम रोज़ पोस्ट कर दिया करेंगे। अदरवाइज़ दिया जब देगी तभी पोस्ट करेंगे। अभी जो हमारे पास एक साथ पड़ी हैं वो हम पोस्ट कर देंगे। आज तो सच्ची में 2 पोस्ट करेंगे, 16 और 17, ठीक है। बाकी मोबाइल में थोड़ा इशू है इस वजह से। और नावल मिस्टर पोजेसिव लव की एपिसोड 16 रीड आउट करेंगे। और प्लीज़ सुने, अगर जो सुन रहा है ना, जो पढ़ रहा है ना, उन्हें तो छोड़ने के मतलब वो खुद ही पढ़े हैं, तो वो शायद म्यूट करके पढ़े हो, हमारी आवाज़ ना उन तक पहुंच रही हो। लेकिन जो सुन रहे हैं ना, प्लीज़ एंड पे हमें कुछ कहना है, इस वजह से प्लीज़ आप लोग लास्ट में सुनिएगा, ठीक है। मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 16 दिया ज़हरा नॉवेल्स। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माई परमिशंस, ऑल राइट रिजर्व टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। वो तेज़ गाड़ी चला रहा था। सड़क पर बेशुमार गाड़ियाँ थीं, लेकिन इसकी गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ थी। सामने सिग्नल को रेड होते देख भी इसने स्पीड हल्की करने के बजाय मज़ीद तेज़ बढ़ा दी थी। वो सिग्नल तोड़ता गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था। गुस्से से स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त हुई। मजबूत भारी हाथ की हरी नीली नजरें उभरी हुई थी। पीछे लबों से इसने सुरख होती नजरें सामने सड़क पर डाली थी। इस लड़की ने इसका दिमाग बस 2 मिनट में घुमा दिया था। सबसे पहले तो इसे वो सब नजरें जहर लगने लगी थी जो इसके चेहरे को देखते फैल ली जाती थी। इसने स्पीड मज़ीद तेज़ की थी। इसके साथ इस वक्त कोई नहीं था। गार्ड सारी सिक्योरिटी और असद को वहीं छोड़े अकेला निकल आया था। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी पीछे देखते इसने स्पीड खतरनाक हद तक ले जाते तेज़ करते गाड़ी भगा ली थी। मैं कायान सिकंदर हूँ। मेरी कुर्बत के लिए लड़कियाँ तरसती हैं। मेरी एक नज़र सिनफे नाजू को पागल करने को काफ़ी है। और तुम खुद को समझती क्या हो आखिर हिजाबन। वो गाड़ी भगाता स्टीयरिंग पर मुक्का मारे जबड़े पीछे घुराया था। वो ट्रैफिक पुलिस को पीछे छोड़ आया था। कोई खबर नहीं थी वो इसका पीछा कर भी रहे हैं या नहीं, जबकि वो एक खाली सड़क पर था जहां अक्का दुक्का ही गाड़ियां गुजर रही थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं है जाबन। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे एहसासात ने ऐसी गुस्ताखी कर कैसे ली कि मेरे चेहरे से तुम्हारी नजरें पलटी। वह होंठ पीछे आंखें जोर से मीचकर फिर से स्टीयरिंग पर मुक्का मारता चीखा था, शदीद पागलों की तरह। आई विल किल यू डैम जाबन। वो जोर से चलाया था। असाब काबू में ना थे। इतनी नागवारी इसने पहले कब बर्दाश्त की थी। वो तो हमेशा से टेंशन पाने का आदी था। वो जहाँ जाता था इसकी शख्सियत के शहर में जकड़े लोग इसकी एक नज़र पर ही तिलहार देते थे। वह शौक तबीयत का मालिक था। इसने कई लड़कियों के दिल तोड़े थे और कई लड़कियों से इसके अफेयर थे। इसके अफेयर की चर्चा हर तीसरे दिन न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पर होती थी, लेकिन इसकी घायल करती अदाओं के आगे लड़कियाँ फिर इसकी जानिब खुद चल कर आती थी। और आज जब पहली दफ़ा किसी लड़की ने इसे देखते नजरें फेरी थी तो जैसे इसकी अना पर कारी वार हुआ था, जिसे बर्दाश्त न करते वो पागल हो रहा था। बहुत करूर है तुम्हें हिजाबन, अपने चेहरे पर तुम पछताओगी इस करूर पर। आंखों से शोले से बरस रहे थे, लफ्ज़ों में तपिश सी थी। इसके असाब बुरी तरह तन गए थे जब इसने बगैर सामने देखे मोड़ काटा था। सामने से आता वजूद गाड़ी से टकराता हुआ दूर जा गिरा। इसने एकदम ब्रेक लगाई थी कि इसका सर शदीद झटके से डैशबोर्ड पर जा लगा था। वह न जाने कौन सी सड़क पर निकल आया था। ये इलाका तो इसने कभी नहीं देखा था। इसने आंखें खोलते सीधा होते अब आसपास देखा। वो कोई पुराना सा इलाका था। सड़क से दूर एक तरफ पुराने से घर बने हुए थे और इन घरों के दरमियान से गलियां न जाने कहाँ जाती थी। सड़क काफ़ी वसी थी। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकला था। आगे बढ़ते इसने इस वजूद को देखा जो गाड़ी से टक्कर खाए सड़क पर गिरा हुआ था। आसपास खून जमा था। शदीद परेशानी से इसने सिल्की बालों में हाथ फेरा था। आसपास देखा, एक दिल किया भाग जाए, कोई नहीं था वहाँ। वो भाग सकता था। इसने एक कदम पीछे लिया था, फिर परेशानी से वहीं खड़ा हो गया। वो कैसे भाग जाता। सामने सड़क पर पड़े वजूद को छोड़ इसने आगे बढ़ते झुकते इस आदमी का चेहरा देखा जिसके सर से खून बह रहा था। वो वापस सीधा होता परेशानी से गहरी सांस भरकर रह गया था। वो ये सब करना नहीं चाहता था, बस इस सब आंखों वाली को सोचते वो ये सब कर बैठा था। इसने थूक निकला, एक कदम मजीद पीछे लिया। ये क्या हुआ, उठे प्लीज़। सड़क की दूसरी साइड से तेज़ी से भाग कर आते वजूद की आवाज़ वो अच्छे से पहचान चुका था। वो आवाज़, उसी आवाज़ और उसी के लफ्ज़ों की वजह से तो ये हादसा हुआ था। वो आगे बढ़ा था। ज़मीन पर लेटे वजूद को देखा, चेहरे पर परेशानी थी। इसको मार दिया तुमने। करीब पहुंचते ही वो फटी फटी आंखों से सड़क पर पड़े वजूद को देखते बोली थी, जो कोई 45 साल का आदमी था। शट अप, मैंने नहीं मारा। मेरी गाड़ी के सामने खुद आया है और अभी मरा नहीं है ये। दांत पीसते इसने सड़क पर झुकी लड़की को देखा जिसने नकाब से झांकती सब्ज आंखों से इसे देखा। वो लब शक्ति से खींच गया। जब भी कायान सिकंदर किसी मुसीबत में फंसता था वहाँ फजर रजवान ज़रूर पाई जाती थी। लग ही रहा था मुझे तुम ही हो सकती हो मुसीबत कहीं की।
दांतों पर दांत जमाते सख्त लहजे में बोला। फजर ने खड़े होते इसे सख्त नज़रों से घूरा और तब से रेस्टोरेंट से निकली थी और फिर कई जगह वो रुकी थी कि घर कैसे जाए जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी को किसी को हिट करते देख वो इस तरफ भागी थी। एम्बुलेंस को कॉल करो, मर जाएंगे ये, इसने बगैर जवाब दिए दांत पीसते कहा था। वो यूं ही खड़ा था। इसकी बात सुनते इसने तेज़ी से लब काटते एम्बुलेंस को कॉल की थी। फिर नीचे झुकी फजर को देखा, जिस आदमी के नाक के आगे 2 उंगलियां रखते इसकी सांस चेक कर रही थी। फजर ने सर उठाकर कयान सिकंदर को देखा। वो पहली बार था जब इसकी नज़रें कयान सिकंदर के चेहरे पर थी। अभी जिंदा है, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। 15 मिनट बाद एम्बुलेंस आती पेशेंट को लेकर गई, जबकि कयान सिकंदर ने चेहरे पर मास्क लगाते इन्हें बड़ी मुश्किल से ये कहकर टाला था कि वो इनके पीछे अपनी गाड़ी से आ रहा है। खबरदार, अगर तुम्हारी ज़बान से कुछ भी निकला तो। फजर को आगे बढ़ते देख इसने 2 कदम आगे लेते सख्ती से इसकी बाजू दबोचे घुराते हुए लहजे में कहा। इसकी आंखें सर्द हो रही थी। मैं बताऊंगी, बल्कि अभी पुलिस स्टेशन ही जा रही हूँ। मैं कैसे किसी का एक्सीडेंट करके आप यहाँ से जा सकते हैं? वो इसकी चलती गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की तकदो करती, लहजे को मजबूत रखने की कोशिश करते बोली थी। इसकी बात पर कयान सिकंदर का दिमाग बुरी तरह सुलगा था। इसने तेवरी चढ़ाए से देखा। अच्छा हजाबन, मारने का इरादा तो तुम्हें था मेरा, यही मार कर सड़क पर फेंक दूंगा अगर मुंह खोला तो। इसका मुंह दबोचे वो थंसिया आंखों से इसे देखते बोला था। फजर रज़वान को इसकी इतनी गिरफ्त पर अपना चेहरा टूटता महसूस हुआ। इसने नफ़ी में सर लाते इसकी गिरफ्त सीढ़ी के नीचे आई जो मज़ीद सख्त हो गई थी। तुम्हारी तरफ तो पुराने हिसाब भी निकलते हैं और कयान सिकंदर हिसाब बेबाक करने के लिए मशहूर है। इसके नाजुक वजूद को झटके से अपनी तरफ खींचती इसने गाड़ी की बोनट से लगाया था। वो खुद मुकम्मल इस पर झुक गया था। एक हाथ से इसका हाथ गिरफ्त में लिया हुआ था, जबकि दूसरा हाथ सख्ती से इसने गाड़ी के बोनट पर इसके चेहरे के बराबर सख्ती से रखा कि फजर ने डर से ज़ोर से आंखें मीची थी। और ऐसी वैसी सारी हरकतें करता हूँ मैं, हिसाब बेबाक करते वक्त नो लिमिट। वो बेबाकी से बोलता इसे खौफ के समुद्र में उतार गया था। फजर ने सूखे पड़ते लबों पर ज़बान फेरी थी, जबकि सब्ज़ आंखें इसकी शहद रंग आंखों में एक पल को गाड़ी थी। इसकी आंखों से निकलती तपश पर फजर रज़वान ने नज़रें फेरी, जिस पर वो फिर से लब खींचकर इसके हाथ पर गिरफ्त सख्त कर गया कि फजर के लबों से सिसकी निकली। इनके चेहरे के दरमियान 3 इंच का फासला था। बेहुदा बकवास बंद करें अपनी, मैं सबको बताऊंगी आपने किसी की जान ली है। सब्ज़ आंखें खौफ से तर हो गई थी। इसके चेहरे पर झुकते इसने गर्दन टेढ़ी करके इसकी आंखों में देखा जो दूसरी जानिब देख रही थी। इसकी हरकत पर इसकी सब्ज़ आंखें मुकाबले की शहद रंग आंखों पर टिकी जो इस्तसाई अंदाज में फैली हुई थी। कैसे बताओगी? बताने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है या ज़बान का होना। यकीन मानो मुझे ज़रा अफसोस नहीं होगा दूसरी जान लेते हुए, बल्कि इस बार मज़ा आएगा। लबों पर मुस्कुराहट रखते वो दोनों भुएं उठाकर बोला था। फजर का सांस सीने में अटका। सुनसान से सड़क पर अगर वो इसके साथ कुछ कर भी देता तो कौन देख सकता था? मैं नहीं डरती, आप क्या समझते हैं मैं डर जाऊंगी? इसकी गिरफ्त से हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश करती इसने बेसाख्ता अपना दूसरा नाजुक हाथ इसके चौड़े सीने पर रखते इसे पूरी ताकत से दूर करना चाहा था। इरादे तो तुम्हारे नेक नहीं लग रहे मुझे, इसने अपने सीने पर धरे इसके हाथ को देखते कहा था, जिस पर इसने सख्ती से अपना हाथ दूर किया। दूसरे हाथ की कलाई पर जलन सी होने लगी थी। शदीद दर्द से इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जो करूँगा इससे तुम डर ही नहीं पाओगी, पता है क्या करूँगा मैं? वो इसके आंसू से लुत्फ़अंदोज़ होता इसके चेहरे पर झुकते दांत पीसते एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। फजर ने गर्दन दूसरी साइड मोड़ी। दिल मानो उछलकर हलक में आ गया था। वो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी कि खौफ से इसके हिसाब पूरी तरह काम करना छोड़ गए थे। पहले तुम्हारे हिसाबों को सुन करूँगा। वो आहिस्ता से इसके कान के पास झुकते सर्द ठंडे ठाल लहजे में बोला कि इस कदर सर्दी में भी फजर की हथेलियाँ पसीने से भीग गई थी। फिर तुम्हारी ज़बान काटूंगा कि तुम चीख ना पाओ। बहुत हिम्मत की बातें करती है तुम्हारी ये ज़बान। वो इसके कान के करीब फंकारा कि वो इससे दूर होने के लिए फड़फड़ा कर रह गई थी। फिर तुम्हारी आंखें निकालूंगा, यूं भी मुझे जहर लगती हैं ये। वो ऊपर झुकते इसकी सब्ज़ा नज़रों में देखते बोला, जिसने बेसाख्ता इसके जुमलों को सुनते खौफ से मींच ली थी। इसके चेहरे पर खौफ ही खौफ था। कयान सिकंदर तंजिया हंसा। हेल्प प्लीज़, वो हिम्मत करती बुलंद आवाज़ में चीखी थी। कयान सिकंदर ने इसकी कलाई सख्ती से मरोड़ डाली कि वह दर्द से करा कर रह गई थी। जब पीछे से कदमों की आहट पर इसने सर उठाकर देखा, ट्रैफिक पुलिस यहाँ तक इसकी गाड़ी का पीछा करते आई थी। इसने लब सख्ती से पीछे इसे झटके से गाड़ी से दूर हटाया। फजर रज़वान ने सीने पर हाथ रखते गहरा सांस लिया। खौफ से इसकी टांगें कांपने लगी थी। ठंडी हवा के झोंके पर वो कपकपा कर रह गई, जबकि कयान सिकंदर ने खूंखार नज़रों से इसकी तरफ देखा। सिग्नल तोड़कर कहाँ भाग रहे थे मियाँ? बड़ी जल्दी है तुम्हें? ट्रैफिक पुलिस इसके करीब आती सख्ती से बोली थी। इसने लापरवाही से कंधे झुकाया। पीछे मुड़कर देखा तो वह सड़क पर धोने के अंदाज में चल रही थी। वो तंसिया हंसा था। जब वहाँ असल पहुँचा था जो इसके मैसेज पर यहाँ आया था, जिसने एक्सीडेंट के टाइम पर उसे किया था। सर आप गाड़ी में बैठे, आई विल मैनेज इट। असद इसे गाड़ी में बैठने को बोलता खुद ट्रैफिक पुलिस की
की तरफ देखता, इनसे बात करते, इन्हें फ़ाइन वगैरह पर ही मनाने लगा था, वरना इनके मुताबिक गाड़ी वाले को सख्त वार्निंग देने पर भी वो नहीं रुका था, इसलिए गाड़ी जब्त करते इसे स्टेशन से गाड़ी लेने आना पड़ता। असद को एक नज़र देखते इसने गाड़ी आगे बढ़ा ली बगैर किसी चीज़ की परवाह किए। हाँ, वो कुछ पल को परेशान हुआ था इस आदमी की हालत देख, लेकिन इस लड़की की वजह से वह परेशानी कहीं दूर जाती इस पर गुस्से को हावी कर गई थी। थोड़ी दूर जाते ही मोबाइल पर रिंग होते इसने यस करते स्पीकर पर डाला था। सर, मैंने सब क्लियर कर दिया है, इसके अलावा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, इस पेशेंट की हालत देखने आप चलेंगे? असद ने झिझकते हुए पूछा था। इसने बैक वेव मिरर से देखा, इसके पीछे 2 गाड़ियाँ थी जो यकीनन असद ने इसकी सिक्योरिटी के ज़रिए असर भेजी थी। मैं घर जा रहा हूँ, तुम जाओ, अच्छे काम करो, संजीदगी से कहते इसने सामने सड़क पर देखा था। इसे ज़रा बराबर अफसोस नहीं था क्या इसकी वजह से कोई हॉस्पिटल पहुँच गया? सर, ये तो बुरी बात है। असद में मनाया था, एक्सीडेंट का यान से हुआ था, मोड़ काटते इसने भी हार नहीं दिया था और सामने वाला वजूद भी सड़क के बीचों बीच चला आ रहा था। गलती दोनों तरफ से थी। असद की बात पर इसने आईब्रो झुकाया, चेहरा तनसा गया। अच्छाई मुझे वैसे भी रास नहीं आती और बुराई में मैं बापों का भी बाप हूँ। जिस चीज़ में मैं माहिर हूँ मुझे वही करने दो। इट्स बेटर फॉर एवरीवन। मेरी अच्छाई ज़्यादा बुरी है, वो सर्द लहजे में बोला था। इसकी आंखों में अजीब सा सर्दपन था कि दूसरी तरफ मौजूद असद इसकी सर्द आवाज़ सुनते थूक निकलते यूं सर हिलाने लगा जैसे वो सामने हो। एंड दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट। वो सड़क के दरमियान में चल रहा था, मेरी गाड़ी सड़क पर ही थी, ना कि मैं इसे आसमान पर चलाता। एंड दिस इज़ लास्ट वार्निंग टू यू। आइंदा मुझे अच्छे बुरे में फ़र्क बताने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। वो लफ्ज़ चबा कर बोला था, फिर फ़ोन खटाक से बंद कर गया था। इस सारी गुफ्तगू में इसकी एक बात दुरुस्त थी जो इसने अपने बारे में कही थी, जो उसकी शख्सियत का खासा थी। इसकी शख्सियत को जाहिर करती थी बुराई में। मैं बापों का भी बाप हूँ, मेरी अच्छाई ज़्यादा बुरी है। हाँ, वो सही कह रहा था। इसने एक बार कहा था इसे ना जानने वाले फ़ायदे में रहते हैं, और वह तब भी सही था। बेसाख्ता इस सजाबन को सोचते इसने दांत कचकाए थे। पुलिस वाले सुनो। नंगे पाँव बाहर निकलते इसने आसपास मासूमियत से देखा था। जब सोफे पर आंखों पर बाजू रखे लेटे असीर आलम को देखते हुए वो दबे कदमों से इसके करीब जाती, इसके सराहने खड़ी होती, इसकी शर्ट कंधों से 2 उंगलियों से पकड़ते बहुत धीमे लहजे में बोली थी। इतना कि असीर आलम सुन ही ना पाया था। शदीद थकन से अभी भी इसकी आंख लगी थी। वो नींद का कच्चा था, लेकिन कलब की आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी और इसका अंदाज मासूमियत भरा बच्चों वाला था। वो गुलाबी लबों पर ज़बान फेरते कमर के बल नीचे झुकी थी। इसके कान के करीब चेहरा ले जाते इसने लब आपस में दबाए। पुलिस वाले जी। वो इसके कान के करीब ऊंची आवाज़ में बोली थी कि वो हड़बड़ा कर बाजू आंखों से हटाता सोफे पर उठ बैठा। कान पर गर्म सा तपिश महसूस करते इसने कान पर उंगली फेरी थी, फिर पलटकर सोफे के पास अभी भी कमर के भल चुकी इस लड़की को देखा। ये क्या था? इसके माथे पर बल नमूदार हुए थे, कान पर गर्म सांसों की तपिश अब भी कान को झुलसा रही थी। इसने मुकाबिल लड़की को घूरा, जब सीधी खड़ी होती नासमझी से इसे देख रही थी। लड़कियों का खुद के नज़दीक आना कहाँ इसे गवारा था, जबकि वह मासूमियत से इसे देखने लगी। ये आवाज़ थी पुलिस वाले जी। वो मासूमियत से गोया हुई। इसकी बात पर असीर आलम ने बेसाख्ता लब दबा लिए थे, अलबत्ता चेहरे पर संजीदगी थी। ऐसे किसी के करीब नहीं जाते। वो सोफे से नीचे खड़ा होता हुआ संजीदगी से बोला, अलबत्ता नजरें इसके वजूद से फेर रखी थी जो इसी हुलिये में थी जिसमें वो इसे छोड़कर कैमरे से निकला था। ऐसा क्यों? हम अपने बाबा को भी ऐसे ही उठाते थे। जो वह बोलते बोलते रुकी। अचानक तलख याद ने इसकी काली आंखों में पानी भर दिया था। असीर आलम ने इसे नासमझी से देखा। वो इसके वजूद से नजरें हटाता सामने देखने लगा। किसी गैर महरम के पास नहीं जाते ऐसे। वो इसके पास से गुजरते आगे बढ़ा, बिल्कुल किसी अजनबी की तरह। कलम ने पलटकर आंसू भुलाए इसे देखा। वह एकदम तेजी से इसके सामने आई थी कि असीर आलम ने बेसाख्ता कदम रोके। गैर महरम क्या होता है? वह गर्दन उठाकर बोली थी। असीर आलम का सांस वहीं थम गया। वो बस इससे तके गया था जो सामने नासमझी से गर्दन उठाए इसके चेहरे को देख रही थी, जो सांस लेना छोड़ इसे देख रहा था। गैर महरम क्या होता है? इसने सामने से असीर आलम की शर्ट खींचते इसके आवाज़ों में इसे वापस लापट खा था। वो लब शक्ति से पींच गया। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? इसने बात को टालते गर्दन चुकाते इसे देखा था कि वो अपनी गर्दन सीधी करते इसे कड़े इम्तिहान में न डाले। वह लबों पर जुबान फेरता लब तर करते पूछ रहा था। इसकी बात पर कलब की आंख से आंसू निकल कर गालों पर बह के खून से सनी बर्फ। वो जोर से आंखें मींच गई थी। इसके मासूम चेहरे पर अजियत थी। वो बेसाख्ता आगे बढ़ते इसके गले लगी। इसके कमर के गिर्द बाजू हायल करते वो जोर से आंखें मींच गई थी, जबकि इसके बेसाख्ता किए गए अमल पर असीर आलम का चेहरा फक हुआ था। इसने गर्दन झुकाए इसके कांपते वजूद को देखा और फिर अपने दिल के मुकाम पर जहाँ इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। आज तक इसकी इतनी ज़िंदगी में कोई लड़की इसके करीब नहीं आई थी, हत्ता कि वो खुद को किसी लड़की को छूने तक नहीं देता था। इसने गर्दन चुकाए फिर से इसे देखा। जब सर इसके सीने से निकाले गर्दन उठाते इसे देख रही थी।
यूं किसी गैर महरम के गले नहीं लगते, गुनाह होता है। वो उसके कंधों से इसे थामे, इसे खुद से थोड़ा दूर करते बोला। असीर आलम ने एक अनोखी चीज़ देखी थी। मुकाबल खड़ी मासूम लड़की के कंधों पर धरे इसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। बाबा ऊपर चले गए, मरने के बाद लोग अल्लाह के पास चले जाते हैं ना। वो शर्ट के बाजू से आंखें रगड़ती बोली। इसे हैरान कर गई थी। इसने गहरा सांस भरा। पुलिस वाले जी, किसके गले लग सकते हैं हम? वो गुलाबी लब काटते इसकी आंखों में देखती बोली, जो अब भी इसके लिए मुझको की खुशबू खुद से उठती महसूस कर रहा था। इसकी बात पर इसे देखने लगा। अपने महरम को इसे लगाने से सवाब मिलता है। इसकी काली नमी भरी आंखों में देखते वो लब एक दूसरे में प्रविष्ट करते बोला, वो कहाँ पर है, कब आएगा? हाथों की उंगलियां मरोड़ते वो एक उम्मीद से सवालिया नजरों से इसे देखते बोली थी, जहन्नुम में है। इसने दांत बुरी तरह कचकाए थे। वो अपनी कैफियत से झुंझला सा गया था। वो लड़की हर दूसरी बात पर इसके नज़दीक चली आती थी। इसे कहें जल्दी आ जाए वहाँ से। इसे आगे बढ़ते देख वो भी छोटे कदम उठाती इसके पीछे चलने लगी थी, जो किचन में खड़ा हुआ था। क्या करोगी इसे बुलाकर? वो पलटकर गहरी नज़रों से इसे देखते बोला। इसकी आंखें बोल रही थी, बेहद जज्बात लिए पहली बार। वो खुद अनजान था अपनी बोलती आंखों से। हम इन्हें हक करेंगे, इससे सवाब होगा ना। वो इसे देखती कुर्सी पर बैठ गई। असीर आलम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। बोल दूंगा, कुछ खाना है तुमने? वो पलटकर खड़ा हुआ। कलब ने इसकी पुश्त को देखा। फिश। वो लबों पर जबान फेरती आंखों में चमक लिए बोली थी। इस बर्फ़ की शहजादी में बस एक खासियत थी, वह बर्फ़ की शहजादी बातें बहुत जल्द भूल जाया करती थी, लेकिन वो बातें इसे याद हमेशा रहती थी। इसके अलावा कुछ खा लो। वो इसे देखते बोला था। जिसने नफ़ी में सरहला निचला होंठ निकाल कर इसे देखा तो असीर आलम ने जोर से आंखें मींची। वो ठंडी सांस भर कर रह गया था। कुछ और खा लो, फिर शाम को राशि आएगा तो इसके साथ चली जाना। इसके गुलाबी लबों को देखते वो गहरा सांस भरते बोला। कलब ने चौंक कर इसे देखा। वेट प्लीज रीडर, वेट 2 मिनट। बाहर नहीं जाऊंगी। इसका चेहरा रोने वाला हुआ था। असीर आलम ने आबरू चुकाया। बाहर इंसान है ना? वो इसे बताते रो देने को थी। इंसानों से मुलाकात से याद थी, जबकि इसकी बात पर असीर आलम की कनपटियां बुरी तरह सुलगी। तो मैं कौन हूँ फिर? टेबल पर दोनों हाथ जमाए वो इसकी जानिब झुकते बोला। गहरी सांस इसके गुलाबी चेहरे पर छोड़ी थी और इसकी काली आंखों में देखता रह गया। वो असीर आलम जो लड़कियों को दूसरी नज़र देखता तक नहीं था, वो इस बर्फ़ की शहजादी की आंखों पर से नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वो इसे देख रहा था या शायद अपना सब कुछ हार रहा था। आप तो पुलिस वाले हैं ना? वो आंखें पटपटा कर बोली थी। इसकी बात पर असीर आलम ने लब दबाए थे। इसके निचले लब के किनारे पर डिंपल नमूदार हुआ। मुझे 2 दिमाग दरकार होंगे। वो इसे सर दोपहर देखते बड़बड़ा कर रह गया। अलबत्ता नज़रें चमक रही थी। मैं इंसान ही हूँ। इसने नज़रें इसकी काली आंखों से हटाकर इसकी शफाफ गर्दन पर जमाई थी। इसकी आंखें चमक उठी थी। मेरे साथ रहोगी? वो बेसाख्ता हाथ बढ़ाते इसकी बेदाग गर्दन की तरफ ले गया। कुछ इंच के फासले पर इसने हाथ को रोकते सख्ती से मुट्ठी भींची थी। वो खुद नहीं जानता था वो क्या बोल गया। अटावा में इसने एक से बढ़कर एक हुस्न देखा था, लेकिन वो मासूमियत जो इस लड़की के चेहरे पर रकन थी, वो लाख हुस्नज़ादियों के ऊपर भारी पड़ गई थी। अपनी ज़िंदगी में इसका सिर्फ एक ही मकसद था, असील एडम को पकड़ना, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी में शायद दूसरी वजह शामिल होने वाली थी। इसने फैसला किया था वो कभी इन लड़कियों के मामले में नहीं उलझेगा, लेकिन इसका फैसला सामने बैठी बर्फ़ की शहजादी के आगे रेत के पहाड़ की तरह साबित हो रहा था कि एक हल्का सा झोंका और रेत उड़ने लगी थी। नहीं, वो नफ़ी में सर हिला गई। असीर आलम ने सर उठाकर इसे देखा। इसे पता ही ना चला कि इसकी आंखों में तीखापन वाज़ा हो गया था। वजह? वो संजीदगी से बोला। अज़द संजीदगी। आप इंसान हैं ना? वो लब काटती बोली थी। असीर आलम सीधा हुआ था। फ्रिज से दूध निकाल कर इसके सामने रखा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। गुड। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें अपने पास रखूं, ना मुझे इन फजूलियात में दिलचस्पी है। वो लब पीछे बोला था, लफ्ज़ों पर दबाव देते। इसके बदलते लहजे पर कलब बस इसे देखेगी। इसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। इसने बदलते लहजे कहाँ महसूस किए थे पहले कभी? काश ये तुम्हें शाम में आकर ले जाएगा। लड़की ज़ात का वजूद मुझे गंवाना नहीं। वो पल में बदल गया, इतनी जल्दी कि जैसे गिरगिट से भी तेज़। वो शख्स पल में जज्बात लहजे बदल लिया करता था। वो वहाँ से कमरे में चला गया था, जबकि कलब सामने रखे दूध को देखने लगी थी। जारी है। ओके, लाइक एंड फॉलो। अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें पेज को, अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें आप लोगों से कुछ कहना है। ये डीसी की तरफ से है, दिया ज़हरा की तरफ से। उन्होंने अपने पेज पे एक पोस्ट लगाई थी। उन्होंने उसमें लिखा किस्त नंबर 20, ऐसा सारा कुछ लिखा जैसे कि किस्त स्टार्ट होती है। और उसके नीचे पता क्या लिखा? थोड़ा सा स्पेस देख के ना, अमेजिंग, नाइस, नेक्स्ट, फेबुलस और सुपर्ब
बहुत कमाल लिखती हैं आप, ऐसा कुछ। जब रीडर्स ने किस्त ओपन की तो उन्होंने लिखा कि आप लोगों ने किस्त ओपन की तो आप लोगों को कैसा फील हुआ? बहुत बुरा, शायद हम पे गुस्सा आ रहा हो। तो बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसे हम कमेंट ओपन करें और आप में से चंद के कमेंट हो, या फिर ऐसे ही कमेंट होते हैं, नाइस, नेक्स्ट, अमेजिंग, फेबुलस, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, ये वो ऐसे कुछ वगैरह वगैरह। ऐसे कमेंट नहीं चाहिए, वो कह रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें रिव्यू चाहिए। पता, उन्होंने कहा कि हर लिखारी जो छोटा हो या बड़ा वो बराबर होता है। अगर बड़ा लिखारी आपको कोई सबक दे रहा है ना और आप उसको पिक करते हैं, तो छोटा लिखारी भी सबक दे रहा होता है, आपको उन्हें भी पिक करना चाहिए। बस फ़र्क पता क्या होता है कि वो आपके टेस्ट के हिसाब से रोमांटिक लिख देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप लोग रोमांटिक स्टोरी पढ़ना चाहते हैं, ये एक लव स्टोरी है, इसलिए दिया ज़ारा ने आपके टेस्ट के हिसाब से उसे रोमांटिक लिख दिया, या लिख रही हैं या लिखेंगी। अभी तो वैसे फ़िलहाल कोई रोमांटिक सीन इसमें आया, इतना कुछ भी नहीं आया ही नहीं, बल्कि या फिर गले लगाने का जस्ट सीन आया या करीब आने का, बस। तो उन्होंने अगर रोमांटिक लिख दिया तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं, ये नहीं है कि रीडर रोमांटिक पे ही फोकस करें। उन्होंने ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में की कि चाहे वो छोटी लिखारी हैं या चाहे बड़ी हैं या कहीं पे भी हैं, चाहे 2 रीडर उन्हें पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं या हज़ारों पढ़े हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो एक सबक भी देना चाहती हैं। उन्होंने अपने पहले नावल का क्या कहते हैं नाम लिया, जिक्र किया कि मैं तेरी आदत का, हमारा नावल में उन्होंने बताया था कि माहल जिसके पास हर चीज़ थी, उसने कहा मेरे पास हर चीज़ है, मैं क्यों अल्लाह से कुछ मांगूं। फिर उसे एहसास हुआ कि बेशक आपके पास हर चीज़ हो, लेकिन आपको फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उससे मांगना चाहिए। दानियल खान, जिससे पता चला कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। आरजू खान, उससे पता चला कि औरत मजबूत होती है, कमज़ोर नहीं होती। माहा, जिससे पता चला कि अगर आप सब्र करेंगे तो फल मीठा मिलेगा। ये कुछ किरदार थे जिसके थ्रू उन्होंने सबक दिया, और कुछ लोग पिक करते हैं और कुछ नहीं। उनके जो पेज पे रीडर है ना, आप लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप गलत हैं या ऐसा कुछ भी, वो समझे और उन्होंने कहा कि हाँ हमारी गलती है, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। यूट्यूब रीडर जितने भी हैं, चाहे 600, 700 या 1000, 2000, 3000 जितने भी हैं, उनसे एक गुजारिश है, प्लीज़ जो लेसन दे रहे हैं उनको भी पिक करें। उन्होंने एक बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कह दी है, और हम भी कह रहे हैं कि चैनल से आप लोगों को हाइड या ब्लॉक भी किया जा सकता है। जब वो उन्होंने किसी एपिसोड में इंसिडेंट या कोई वाक़या या कोई सबक दिया, तो वो नीचे या लास्ट में पूछेंगे कि आपने एपिसोड से आज क्या सीखा। आप लोग जितने भी लोग पढ़े हैं या जितने भी कमेंट करे हैं, वो सब बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा। ये अमेजिंग, नाइस, नेक्स्ट उन्हें नहीं चाहिए, ये बात वाज़ेह है, ठीक है। दूसरी बात ये, जब फजर के बारे में, जैसे इस नावल में पर्दे और महरम नामहरम के बारे में बताया गया था, ऐसे लाखों राइटर्स ने लिखा जो बड़ी बड़ी लिखारी हैं, जिनका मतलब बहुत ज़्यादा फेम है, बहुत बड़ी हैं, काफ़ी देर से लिख रही हैं, 10, 11, 12 सालों से लिख रही हैं, तो वो लिखती हैं और आप लोग उस चीज़ को पिक करते हैं कि उन्होंने पर्दे के बारे में लिखा है, उनकी अच्छी अच्छी बातों को पिक करके उनको हमेशा ज़हन में रखते हैं। तो जो ये ऑनलाइन राइटर हैं, बेशक वो आपके टेस्ट के हिसाब से रोमांटिक दिखती हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो लेसन दे रही हैं तो उनको भी पिक करें। जैसे कि फजर के मामले में आप में से किसी एक ने भी कमेंट नहीं किया इस मामले में, हालांकि वो एपिसोड गुजर चुकी है। आई थिंक किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ इंदर फजर ने ठीक लिखा, बताया, या किसी ने कोई वजाहत नहीं दी। ऐसा क्यों? क्या अमेजिंग लिखने से सिर्फ राइटर अपनी किस्त में लिख दे अमेजिंग वर्ड, या ऐसे कुछ लिख दे फजर का ये वो ऐसा लिख दें, तो आप किस्त रीड कर लेंगे? आप लोगों को किस्त रोज़ाना चाहिए होती है, ऐसा सारा कुछ। शिकवा नहीं करे, जस्ट आपको लोगों को समझा रहे हैं, बस बता रहे हैं, बाकी मर्ज़ी तो आपकी है। अगर आप ऐसे कमेंट करें ना तो बेशक प्लीज़ मत किया करें, लेकिन अगर कुछ समझ आ रहा है तो करें। पागलों की तरह उन्होंने कहा कि हम बेवकूफ़ों की तरह बस लिख नहीं रहे, वो सीरियस भी लिख सकती हैं, लेकिन आपके टेस्ट के हिसाब से रोमांटिक लिख रही हैं, लेकिन उसमें भी सबक है कुछ। उन्होंने कहा कि आगे क्या पता हमारा नावल मर्डर मिस्ट्री बनने वाला है, क्योंकि क्या पता हर एक किस्त में कोई ना कोई खून हो, क्या पता कोई लोग मर जाएं, जो जैसा दिखता है वैसा ना हो। उन्होंने ये सब बातें की। हम आपको इस वक्त इस वजह से यूट्यूब पे बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो उसको पिक करें, इसको याद रखें, ताकि राइटर को पता हो कि बेशक मैं छोटी लिखा रही हूँ, लेकिन मेरी लिखी गई अल्फाज भी राइटर के जहन में है, सॉरी रीडर के जहन में है, और वो इसे हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बातें बुरी नहीं लगी होंगी और आप लोग एवरी रीडर की तरह समझ गए होंगे। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान रखिएगा।